Hello students, welcome to Limba classes. So today we are going to discuss about MHI01. Okay. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडाइवल टाइम पीरियड में ट्रेड का नेचर कैसा था। तो ट्रेड कैसा था उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखो, व्यापार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है आपकी इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यापार। तो क्योंकि कैपिटल, देखो सिंपल से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आप किताबी लैंग्वेज से हटकर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बात आती है जब ट्रेड की, तो ट्रेड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैपिटल। तो कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थव्यवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा? अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा उसके लिए हमें चाहिए पैसा। और अर्थव्यवस्था में व्यापार ही जो सोर्स होता है पैसे का। तो जितना व्यापार आप अच्छा होगा उतनी ही आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका विकास होगा, आपकी अर्थव्यवस्था में समृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखो कि जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि मध्यकालीन युग के व्यापारिक गतिविधियों में पूरे विश्व में भारत एक इम्पोर्टेंट देश था। तो भारत जो मेडाइवल टाइम पीरियड में भारत को कहा जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, कि भारत ही एकमात्र वर्ल्ड में ऐसा देश था जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल सकती थी। मतलब जो भी चीज़ की डिमांड होती थी पूरे वर्ल्ड में, उस डिमांड को पूरा करने की में भारत सक्षम था। मतलब कोई भी कच्चा माल हो या फिर कोई भी कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो सब चीज़ें भारत में इजीली अवेलेबल हो जाती थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है। तो मध्यकालीन युग के व्यापारिक गतिविधियों में पूरे विश्व में भारत एक प्रमुख देश था। मध्यकाल में व्यापार की प्रकृति को समझने के लिए अरब में इस्लाम के प्रवेश से लेकर बंगाल पर अंग्रेजों की विजय के बीच का कालखंड महत्वपूर्ण है। देखो, इस्लाम का उदय, ठीक है, और अंग्रेज आए थे भारत में कब? 1600 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी हुई 1765 में। इलाहाबाद की संधि से उस अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें दो पार्ट कर दिए। एक में इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल राइट्स कर दिए और एक में इन्होंने कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स कर दिए। फाइनेंशियल राइट्स मतलब दीवानी के अधिकार, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है उसका मतलब निजामत का अधिकार। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल में अब क्या हुआ, क्या सिचुएशन उत्पन्न होगी कि जो पैसा है, जो फाइनेंशियल राइट्स है उन्होंने खुद के पास रख लिए, और जो निजामत के अधिकार थे, निजामत था मतलब जो ड्यूटीज़ है, राइट्स तो खुद के पास रख लिए थी कि जो ड्यूटीज़ थी वो दे दी थी जो वहाँ पर जो बंगाल में जो नवाब थे उनके पास। ठीक है। तो इसलिए आप चीज़ों को रिलेट करते चलो। इस्लाम के उदय के साथ हिंद महासागर और भूमध्य सागर से होने वाले समुद्री व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। देखिए, अब जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पिक्चर बना देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। हाँ, देखो जैसे ये इंडिया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर वगैरह हो गया, है ना। तो यहाँ से इधर जाओगे आप, ये यहाँ पर ये मतलब पाकिस्तान वगैरह आएगा, ऊपर जाओगे तो क्या नाम, सेंट्रल एशिया वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अफ्रीका भी है। ठीक है। अफ्रीका में इधर यहाँ पे हॉर्मुज की खाड़ी भी है, यहाँ पे रेड सी आ जाएगा, थोड़ा ऊपर जाओगे सुएज कैनल के पास। ठीक है। और यहाँ पे अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में इस जगह पर क्या है, यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाए, हाँ, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, जिसे कहते हैं भूमध्य सागर। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रेड होता था इधर इस तरीके से। ठीक है। तो ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ठीक है। और ये मतलब जब व्यापार वाणिज्य, एक सेकेंड, मिटेगा कैसे अब? यार मिटने वाला नहीं बोल रहा, चलो पढ़ते आगे। मध्यकाल में अंतर्देशीय व्यापार और देखो ये इंपॉर्टेंट क्या था कि इंडिया वाला जो सिनेरियो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूमध्य सागर और हिंद महासागर में व्यापार होता था, उसका क्या कैसे इम्पैक्ट पड़ा, कैसे इस्लाम को उदय हुआ। तो आगे पढ़ेंगे। तो ये मेडाइवल टाइम पीरियड में क्या था कि अंतर्देशीय व्यापार होता था, विदेशी व्यापार होता था। ठीक है। और जो व्यापारी की जो श्रेणियां थी उनको मनीग्राम और नानादेशी समूह थे। ठीक है। व्यापारिक संघ थे, जो यूनियन ट्रेड से रिलेटेड जो ग्रुप्स थे वो थे मनीग्राम और नानादेशी। ठीक है। एक अभिलेख है, समाया अभिलेख, उसमें बोला है कि सदस्यों के बीच में सहमति से पैदा हुआ संगठन था। ठीक है। भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है जब ट्रेड करते हैं तो वहाँ के पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत में कौन सी ट्रेड जो पोर्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे उस टाइम सूरत था, सूरत वाला, गुजरात में, आंध्र प्रदेश वाला, बंगाल वाला। ठीक है। जिसमें बंगाल से क्या
थे, सूती कपड़े और रेशम की भारी मांग थी। ठीक है। और भारत में ये कुछ बता रखे कम्युनिटी ओसवाल चेटियार, ये क्या करते थे, ट्रेड पे इनका कब्जा था। मतलब ये बहुत ही समृद्ध व्यापारी वर्ग थे। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम में भी दो व्यापारी वर्ग थे जिसका नाम था बनिया। हिंदुस्तान में जैसे हिंदू में सॉरी तो बनिया आज भी चलते हैं, जो गुप्ता वगैरह होता है बनिया होते हैं। और मुसलमानों में थे जो ट्रेड का जो ग्रुप था वो था बोहरा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से विदेशी व्यापार प्रमुख रूप से लाल सागर से होता था। लाल सागर कहाँ पे, आपको फिर भी फोटो में दिखा देता हूँ। ये आपको इधर मिलेगा लाल सागर। लाल सागर आपको मिलेगा यहाँ पर, ये लाल सागर इस साइड। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ओके, लाल सागर से फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ वहीं आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा इस तरफ आओगे मिड एशिया की तरफ, मध्य एशिया की तरफ आओगे, उस साइड पे आपको फारस की खाड़ी मिलेगी, पर्शियन गल्फ मिलेगी, हॉर्मुज की खाड़ी मिलेगी, फिर वहाँ पर ओमान की खाड़ी, ये सब मिलती है। तो ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना में होता था। भारत में आयातित, भारत बाहर से वस्तु क्या आयात करता था, सोना चांदी, हाथी दांत, मिट्टी के नीले बर्तन, ये सब। और लेकिन एक्सपोर्ट क्या करता था, एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ें थी वो थे मसाले। मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली, फ़ॉरेन में मसाले की मांग बहुत ज़्यादा थी। और वो मसाले इंडिया के जो थे ना, स्पाइसेस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। कपड़े हो गए। ठीक है। फिर बीदर एक कर्नाटक का एक शहर है जो कि मेनली शिल्प कार्य के लिए फेमस था। ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि ये शिल्पी, यहाँ के जो शिल्पी थे वो तांबे और चांदी में जराई के काम में कुशल थे। तांबे में सॉरी जराई का काम करते थे, तांबे में और चांदी में जराई काम। तो इसी के नाम पर इस शिल्प का नाम पड़ गया बीदरी। और बीदरी आज भी बड़ा फेमस है। तो विश्वकर्मा आपने सुना होगा कि विश्वकर्मा डे मनाते हैं, तो वो ट्रेडर्स होते हैं जो व्यापारी वर्ग से रिलेटेड होते हैं, तो उस दिन वेकेशन वगैरह हॉलीडे भी होता है इंडिया में। तो ये विश्वकर्मा में एक क्या था, व्यापारिक समुदाय था जिसे पंचाल भी कहते थे। इसमें कौन कौन आते थे, इसमें बड़ा ही आ गया, राजमिस्त्री, सुनार, लोहार, और ये सब इसके अंदर आते थे। ठीक है। तो आप आगे देखोगे कि हाँ, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो ट्रेड वर्क थे, उन्होंने क्या किया, ट्रेड ग्रुप्स थे जो उन्होंने मंदिरों में, भवनों में, तालाब में, जलाशय आदि के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैकलोर समुदाय एक बुनकर समुदाय था, जो कि ये तो कम्युनिटी के नाम थोड़ा ध्यान रखना है कि एक बनिया वाला हम पढ़ लिया, बोहरा वाला पढ़ लिया, ठीक है, विश्वकर्मा पढ़ लिया, जैसे पंचाल कहते थे, अभी कैकलोर आ गया जो कि बुनकर समुदाय था। बुनकर ओबियसली कपड़ों से रिलेटेड होगा ना, वस्त्र निर्माण का कार्य करता था। फिर भारत में अंतर्देशीय व्यापार पर बंजारों का वर्चस्व। तब तक बंजारे एक तरीके से आप ऐसे समझो कि जो बंजारे किसे कहते हैं, आप अगर आपके माइंड में बंजारा वर्ड आएगा तो क्या पिक्चर आएगी, ऑब्वियसली वो बंजारे होते हैं जो कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। उनका कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। ठीक है। कहते हैं ना ये बंजारा हो गया है, तो वो उसी टाइप का कि एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं अपनी आजीविका का संचालन करने के लिए। तो जब एक जगह से बंजारे दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ क्या करते थे, अपने जो फैमिलीज वगैरह को भी साथ लेके चलते थे, वो ग्रुप्स के अंदर चलते थे। तो वो क्या कर रहे हैं कि आज इंडिया में है, मान लो कल को ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ऐसे मतलब एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो यहाँ का ज्ञान क्या करते थे, आगे देते थे कि वहाँ के लोग ऐसे रहते हुए हैं, उनके आजीविका के साधन ये हैं, वहाँ के लोगों को ये नॉलेज है। तो ऐसे क्या उन्होंने कि व्यापार में तो उन्होंने भूमिका निभाई, उन्होंने ट्रेड में, उन्होंने नॉलेज में, जो ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह फैलाया। ठीक है। तो भारत में ये बताया गया अंतर्देशीय व्यापारों पर बंजारों का वर्चस्व था। बंजारे घुमंतु होते थे जो कारवां में चलते थे, कारवां मतलब ग्रुप्स में, ये अपने परिवार को साथ लेकर घूमते थे। और ये मुगल सैनिक अभियानों के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तु का ढुलाई काम करते थे। प्राचीन मध्यकाल में रेशम मार्ग का महत्व ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप में है, जिसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप जुड़े थे। ठीक है। और बाद में चीन, भारत, मिस्र, ईरान, ये सब क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल बातें हैं। आपको रेशम मार्ग, सिल्क रूट पता होना चाहिए, जिससे सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेड मेडावल टाइम पीरियड में, जिसने क्या किया, नॉलेज के साथ कल्चर का, रिलीजन का, लैंग्वेज का, थॉट्स का, एक्सप्रेशंस का, ठीक है, इनका क्या किया कि आदान प्रदान करने में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुआ। भारत चीन को जिन वस्तुओं को निर्यात करता था, भाई इंडिया चाइना को भी एक्सपोर्ट करता था ना। तो आज के टाइम पीरियड में आप देखोगे ना, इंडिया का ट्रेड जो है चाइना के साथ क्या है कि इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ट्रेड डेफिशिएट में चल रहे हैं हम। ठीक है। हमारा घाटे का व्यापार है उनके साथ, हम ज़्यादा चीज़ें बेचते नहीं हैं बल्कि ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, तो जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन उस टाइम पीरियड पर हम बहुत ही ज़्यादा, हमारा जो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड में ना 25% तक हिस्सेदारी थी। लेकिन आज जो है, आज 2 से 3% के बीच में हम सिमट के रह चुके हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीतियां थी, अपने अंग्रेजों की जो आप कह सकते हो कि जो व्यापारिक नीतियां थी, उन्होंने भारत को क्या कर दिया, एक निर्यातक देश से आयातक देश बना दिया कि हमें गरीब बना दिया, हमारे संसाधनों में बाहरी लूट
पार्ट की उन्होंने। तो आगे आप पढ़ो, भारत चीन को जिन वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता था उसमें क्या था कि मसाले थे, कपड़े थे, हाथी दांत थे, काली मिर्च जिसे यवन प्रिय भी कहते थे, कीमती पत्थर थे। भारत में चीन से आयातित वस्तु, हम चीन से क्या इंपोर्ट करते थे, हम रेशम, सिल्क, टी और चीनी मिट्टी के बर्तन, हम ये सब उनसे मंगाते थे। रोम से आयातित वस्तुएं, रोम से हम क्या मंगाते थे, वही गोल्ड। अब देखोगे ना, हम ज़्यादा आभूषण वगैरह ही हम बाहर वाले देशों से मोस्टली मंगाते थे। सोना चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने प्रमुख थे। ठीक है, भारत में मध्यकालीन व्यापार वाणिज्य केंद्र, देखो अब ऑब्वियसली अब जब इंडिया में आपको पता है कि ट्रेड हो रहा है इतना अच्छा खासा, तो वहाँ पे कोई ट्रेड सिटी भी होगी ना, कि कोई सिटी होगी जो उस शहर में सिर्फ वो चीज़ बड़ी फेमस होगी। तो अहमदाबाद में कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा फेमस था, मैनचेस्टर भी बोलते थे ना इसे। तो बुरहानपुर कपास, ये कॉटन वगैरह के लिए बुरहानपुर फेमस था। बयाना एक है सिटी, वो नील के लिए फेमस था। कांचीपुरम सूती कपड़ा के लिए, और कॉम्बे इज रिलेटेड टू द रत्ना। ठीक है, फिर समय और परिस्थिति, देखो समय और परिस्थिति चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि डिमांड भी चेंज होती है, सप्लाई भी चेंज होती है। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी में थाना, गोवा, भटकल, मखनूर को चीन जैसे बंदरगाहों का विकास हुआ जिससे लंबी दूरी का व्यापार होता था। देखो अब मैं आपको मैप में बना रखा है, आपको ये क्या करना है कि पेपर में ये चीज़ बना के आनी है कि तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ से फारस की खाड़ी, अरब से व्यापार हो रहा है। उस वेस्टर्न में अब साउथ में जाओगे, ठीक है, जो कि मालाबार कोस्ट जिसे कहते हैं, वहाँ से मसाला, सूती कपड़ा, नील और जड़ी बूटी का निर्माण होता था, निर्यात होता था, सॉरी। देखिए एक चीज़ बताता हूँ, ये जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, एक ये ईस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट को कहते हैं मालाबार, और जो ईस्टर्न कोस्ट को कहते हैं कोरोमंडल। ये वेस्टर्न घाट हो गया इधर, यहाँ पर ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, यहाँ पर नीलगिरी भी है। ठीक है, यहाँ कार्डेमम है, ये अन्नामला, ये क्या है कि एक्चुअली पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ना। अब आप तैयारी हम कराते तो फिर सही से कराएंगे, ऐसे वैसे कुछ नहीं कराएंगे। यार ये इसका मिटाने वाला कहाँ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। फिर साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार होता था। अब बता रहे हैं कहाँ का कौन कौन सी वस्तुएं के व्यापार होता था। अनाज, खाद्य पदार्थ, सूती धागा। तो अरब घोड़े के व्यापारियों के कारण कर्नाटक और केरल के तटीय शहरों का महत्व बढ़ा। ठीक है, और ये बता दिया कि कैसे कैसे होते थे। बाजार के माध्यम से व्यापार होता था, मेलों का मेले चलते थे। मेले होते थे तो क्या होता है कि जो मंथली लगते थे या एनुअली लगते थे, जिसमें व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार मतलब खरीदते थे, बेचते थे, वो अपनी वस्तुएं ले आते थे, मेले में लगा देते थे। जैसे आज भी देखे होंगे आपने, मेले में कुछ दुकानें लगती हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, उसे बेचते थे और लोग खरीदते थे। वहाँ पर फेरे लगाकर माल बेचने वाले भी होते थे, जो सामान को अपने कंधे पर टांग कर एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, आपने आज भी देखा होगा। वो वर्ग भी उस समय उपस्थित था। ठीक है, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता था। फिर पुर्तगाली आए। देखो आपको मैंने ये पहले बहुत बार बता रखा है, लेकिन आज फिर अब आए हैं तो बता देता हूँ। इंडिया में जो यूरोपियन पावर आई थी उसका क्रम है एक PDE and then F, विच इज़ पुर्तगालीज आए थे, फिर डचीज आए थे, और फिर इंग्लिश आए थे, और फिर फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली आए थे, वो आए थे 1498 में। वास्को डिगामा साहब आए थे हमारे इंडिया में सबसे पहले। ठीक है, पुर्तगाली पहली यूरोपियन पावर थी जिन्होंने इंडिया की खोज की थी। खोज इन द सेंस ऐसे नहीं कि इंडिया नहीं था, मतलब इंडिया के अंदर आए थे, व्यापार वाणिज्य को में मतलब पार्टिसिपेट किया। तो पुर्तगाल से वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट यानी भारत में पहुंचे। नए समुद्री मार्ग की खोज से यूरोपीय एशियाई व्यापार के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। इंडियन ओशन से अरबों को हटाकर, ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। मतलब पहले इंडियन ओशन में अरबों का ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थान था, उनको हटा के फिर पुर्तगाली ने जब नेविगेशन पावर इनके पास आ गई, देन उन्होंने क्या किया, उस पर व्यापार वर्चस्व अपना स्थापित कर लिया था। पुर्तगाली अपनी जहाजी शक्ति का प्रयोग व्यापार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए करना चाहते थे। तो आपको पहली लाइन का एक थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए केप ऑफ गुड होप कहाँ तक, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, पुर्तगाली आए ढूंढते ढूंढते ढूंढते, और यहाँ से नीचे से होते हुए यहाँ पे अफ्रीका के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में केप ऑफ गुड होप बोल जाता है। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचे। जमोरिन वहाँ पे राजा था, कालीकट के तट पे पहुँचे, और वहाँ पर उसने जमोरिन जो राजा था उसने स्वागत किया कि आओ भाई साहब हमारे यहाँ पे व्यापार करो, वाणिज्य करो, आराम से मज़े करो। ठीक है, तो उनके फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। इनके सेनात के अड्डे थे। पुर्तगाली अब जहाँ आए हैं ओब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पर व्यापार वाणिज्य करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ सेना के अड्डे भी रखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे गोवा में, कोचीन में, कालीकट में, हुगली में और मायलापुर में, जो भी लिखा है इन्होंने लिखा हुआ मेंशन है, तो वहाँ पर इनके क्या थे, सेना के अड्डे थे। पुर्तगालियों ने व्यापार पे एकाधिकार स्थापित करने हेतु कार्टराज नहीं है, कार्टज ये मेथड होता है, ठीक है, व्यवस्था लागू किया। अब एशियाई व्यापारियों को पुर्तगालियों से व्यापार करने के लिए कार्टेज या अनुमति पत्र प्राप्त करना होता था कि भाई अब ये गए हैं एशियाई व्यापारियों को, अब क्या करना है, पुर्तगालियों से अब ये
आपको अनुमति लेनी पड़ती थी कि आपको ट्रेड करना है। बिना कार्टेज के, बिना अनुमति पत्र के आप व्यापार करने से जहाज को जब्त कर दिया जाता था। मतलब इलीगल, एक तरीके से इलीगल हो गया था कि आपको, अगर आपके पास अनुमति पत्र नहीं है, आपके पास मंजूरी नहीं है, तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो यूँ क्या है कि इलीगल माना जाता था। तो फिर दादनी व्यवस्था को अंग्रेजों ने शुरू किया था बाद में, जिसके तहत यूरोपीय कंपनी भारतीय कारीगरों को कुछ इनपुट कॉस्ट देती थी। ठीक है, एक इनपुट कॉस्ट देती थी कि भाई आप इस चीज़ का प्रोडक्शन करो, और जिनकी मांग यूरोप में ज़्यादा होती थी, जैसे आप कह सकते हो कि नील की खेती जो करवा रहे थे, तो भी थोड़ी बहुत मामूली इनपुट कॉस्ट देके, उन्हें लालच देकर उनसे प्रोडक्शन करवाए जाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शोषणकारी प्रवृत्ति थी। ठीक है, तो भारतीय व्यापारी यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम करते थे। तो आपको मैं इधर इस पर, अपने पास स्पेस अच्छा है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, इंडिया ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर है अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान है इस गुजरात के साइड में, यहाँ पे अफगानिस्तान, और ऊपर जाते होते मिडल एशिया आ जाता है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया वगैरह ये छोटे छोटे कंट्रीज आते हैं। यहाँ पर है फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यहाँ अफ्रीका में इधर एक सेकेंड, हाँ, अफ्रीका में जो ये अफ्रीका, जैसे मान लो कि ये ख़त्म हो गया ऊपर, तो यहाँ पर है कलरफुल अलग, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर है मेडावल, मेडिटेरियन सी, सॉरी, मेडिटेरियन सी इधर है, इंडियन ओशन इधर है। ठीक है, और रेड सी कहाँ पर है आप बताओ? रेड सी को, रेड सी की यहाँ पे स्वेज कैनल, और उधर स्वेज कैनल, और इसके साइड में, इस साइड में, हाँ यहाँ पे रेड सी है, इस साइड में रेड सी है। ठीक है, यहाँ पे बाबल मंदीव है, स्वेज कैनल है, मिस्र वगैरह आ जाता है साइड में, रेड वो है, रेड सी है। तो इंडिया का जो ट्रेड होता था ना वेस्टर्न कोस्ट से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता था। आपको बताता हूँ कैसे होता था ट्रेड। यहाँ से साउथ से होता था, गोवा, कोचीन, यहाँ गोवा हो गया, कोचीन हो गया, इस साइड में केरला साइड में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। हुगली, हुगली एक्चुअली वहाँ पर है, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट में, कोलकाता के पास में है। कालीघाट यहीं है, साउथ में है। तो यहाँ से क्या करते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है भाई साहब। ये एक तो रूट था, इन्होंने ये मेडिटेरियन सी के अकॉर्डिंग होते हुए एक इधर से ये मिडल एशिया तक चला जाते थे। आज इंडिया भी क्या कर रहा है कि यहाँ से ये मिडल एशिया तक जा रहा है। कहाँ से? चाबहार पोर्ट, ईरान वाले से होके। ठीक है, करंट भी थोड़ा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर था केप ऑफ गुड होप, CGH, केप ऑफ गुड होप। तो ये पुर्तगाली आए, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, पहले ऊपर से ना जाके इन्होंने यहाँ से गए, पूरा घूम के जाना पड़ा, और बाद में इंडिया में यहाँ इधर से एंटर किया। तो इंडिया में पुर्तगालीज कब आए थे? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपको मैंने बताया है, एक सेकेंड, हाँ ये डिलीट होने लगा ना, वेरी नाइस, अब आ गया। हाँ, उसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया है कि जैसे बनिया वाला हो गया ग्रुप, ठीक है, और आपको जो बंजारे वाले हो गए, ठीक है, बंजारे ग्रुप्स हो गए, ये सब आपके ग्रुप्स का नाम आपको पता होना चाहिए, और उसे आप बाद में अच्छे से लिख सकते हो, अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। और ये मैंने बता दिया, मालाबार कोस्ट था, ये कोरोमंडल कोस्ट था, यहाँ से अरबों का व्यापार होता था, फारस की खाड़ी, मसाले, सूती कपड़ा, नील की, ये हम जो एक्सपोर्ट करते थे, चाइना के साथ हम ट्रेड करते थे। चाइना से क्या मंगाते थे? चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह मंगाते थे, छोटी मोटी चीज़ें और मंगाते थे। कैक्लोर कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए, कैक्लोर कम्युनिटी, देखो ये चीज़ें, कैक्लोर कम्युनिटी के बारे में लिखना, बुनकर समुदाय था, रेशम वाला लिखना, एक विश्वकर्मा जो समुदाय था उसके बारे में लिखना आप, ये रहा विश्वकर्मा वाला। बड़ा ही मुश्किल काम है PDF में एडिट करना। खैर, हाँ, बीदर के बारे में लिखना, ठीक है, मसाले, कपड़े के बारे में लिखना, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ये सोना चांदी, हाथी दांत हम इंपोर्ट क्या करते थे, इन सब के बारे में लिखना। ठीक है, विश्वकर्मा समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वकर्मा समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखना। तो ये चीज़ें आपको मध्यकालीन भारत में आपको पता लगा कि ट्रेड का क्या कैसा ऑप्शन था, ट्रेड कैसे होता था। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इसको पढ़ोगे, आपको मैंने बेसिक्स बता दिया कि कैसे कैसे इन्होंने व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ावा दिया। तो ये चीज़ें आपको अपने आंसर में मेंशन करनी है, सिंपल तरीके से लिखना है। थोड़ा सा इसमें चार्ट वार्ट बनाना चाहो तो बना देना कि व्यापारी ग्रुप एक ऐसे, एक चीज़ और बताता हूँ चलो आपको, ठीक है।
यहाँ पर ऐसे करना कि मन करे तो ट्रेड ग्रुप्स बनाना, फिर यहाँ लिखना बनिया, ठीक है, बोहरा, फिर लिखना यहाँ पर बोहरा के अलावा विश्वकर्मा ग्रुप। विश्वकर्मा का आगे और बांध देना मिस्त्री वगैरह जो भी इसके अंदर आते हैं छोटे मोटे ग्रुप। बंजारे लिख दिया आपने, ये लिख दिया, विश्वकर्मा लिख दिया, और काकोला जो वाला जो ग्रुप है वो भी लिख लेना कि इनका क्या है। फिर इनके बाद इसके बारे में लिख देना कि ये किस चीज़ के लिए क्या क्या बनाते हैं। सो यही था मध्यकाल में व्यापार वाणिज्य व्यवस्था से रिलेटेड वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो MH 01 में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कवर कर लेना। थैंक यू सो मच।